नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात अयोध्या की, जहां ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। मंदिर के साथ साथ अयोध्या नगरी को भी सजाया संवारा जा रहा है। हर चौक चौराहे सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां किए गए हैं, बंदोबस्त किए जा रहे हैं। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए राम भक्तों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। ध्वजारोहण से पहले 5 दिवसीय अनुष्ठान चल रहे हैं, जो 25 नवंबर तक यूं ही चलते रहेंगे। विवाह पंचमी को श्री राम मंदिर पर होने वाले भव्य ध्वजारोहण समारोह के लिए राम नगरी सज रही है, संवर रही है। अयोध्या शहर के हर चौक चौराहे को सजाया जा रहा है। यहाँ तक कि सड़कों के किनारे पत्थरों का रंग रोगन भी किया जा रहा है। डिवाइडर का श्रृंगार सुंदर पौधों के गमलों से किया जा रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य द्वार की शोभा देखते ही बन रही है। मौका ही ऐसा है। अयोध्या के कण कण में उत्साह है, ललक है, उमंग है। रामनगरी में ध्वजारोहण महोत्सव जो होना है, सुरक्षा से लेकर सुंदरता तक हर बात का करीने से ख्याल रखा जा रहा है। 25 नवंबर के समारोह के लिए अवधपुरी को तैयार किया जा रहा है। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। इस दिन पीएम मोदी साकेत डिग्री कॉलेज के हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से आदि शंकराचार्य द्वार से राम मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे और अभिजीत मुहूर्त में धर्म ध्वजारोहण करेंगे। भगवान राम का वो अद्भुत मंदिर है जो दिव्य, भव्य और अलौकिक बनकर तैयार हुआ है और अब इस मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने का पवित्र पल भी आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इसी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। धर्म ध्वजा की बात करें तो 22 फीट लंबे और 11 फीट चौड़े 2:1 के अनुपात में धर्म ध्वजा बनाई गई है। पैराशूट के स्पेशल फैब्रिक से इसको बनाया गया है। 11 फीट चौड़ाई वाली इस धर्म ध्वजा को केसरिया रंग दिया गया है। पैराशूट की फैब्रिक से बनाई गई धर्म ध्वजा में 3 बहुत अहम कृतियां उकेरी गई हैं। सूर्य, भगवान राम सूर्यवंशी थे। ओम, सनातन धर्म का, और देश और दुनिया को ऊर्जा से ओतप्रोत करने वाला ओम, और कोविदार वृक्ष। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अयोध्यावासी अलग अलग तरीके से तैयारी कर रहे हैं। नन्हा कलाकार अगमप्रीत ने पीएम के लिए खास तैयारी की है। 25 नवंबर के ऐतिहासिक धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर अगमप्रीत बेहद उत्साहित हैं और इसी उत्साह और भक्ति को उन्होंने राम मंदिर की एक विशेष पेंटिंग तैयार की है। रंगों के माध्यम से उन्होंने श्रद्धा, भक्ति और भावनाओं का अनूठा संगम रचा है। अयोध्या की सुरक्षा अभी से ही बढ़ा दी गई है। जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती तो की ही गई है। साथ ही अयोध्या आने वाले हर वाहन की चेकिंग की जा रही है। अयोध्या के अंदर हर प्रवेश द्वार पे चेकिंग हो रही है। किसी प्रकार की कोई जो है सतर्कता में हम लोग की कोई कमी ना रह जाए, इसलिए हम लोग चेक करके एक एक पॉइंट नोट करके जो है चेक करके तब जाने दिया जा रहा है। राम मंदिर को भी फिनिशिंग टच देने का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर के अंदर और बाहर से आ रही तस्वीरें भक्तों का उत्साह और बढ़ा रही हैं। उनका धैर्य प्रभु राम के इस मंदिर को देखने के लिए जवाब दे रहा है। देश में भक्ति की लहर दौड़ रही है। मनमोहक दृश्यों की दिव्यता के दर्शन को भक्त लालायित होकर अभी से ही अयोध्या का रुख करने लगे हैं। अयोध्या से मयंक शुक्ला और संतोष शर्मा के साथ गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं अयोध्या, जहां हमारी सहयोगी गुंजन हमसे जुड़ रही हैं। यूं तो 25 नवंबर को ध्वजारोहण होना है, लेकिन क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या रंग है, गुंजन हमें दिखाएंगी। बिल्कुल गीतिका, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ अयोध्या नगरी में, श्री राम की वो नगरी जिस पर इंतजार किया है तमाम उन लोगों ने जो आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ तमाम हमारे वो पूर्वज जिन्होंने लंबा इंतजार किया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, और अब वो पल बहुत नजदीक है जब ध्वज को फहराया जाएगा, ध्वजारोहण होगा। बहरहाल मैं लता चौक पर इस वक्त मौजूद हूँ। जगमग रोशनी से पूरी अयोध्या सराबोर नजर आ रही है और कल का दिन और भी ज्यादा खास होगा जब तैयारियां और भी
ज्यादा बढ़ जाएंगी। बहरहाल मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगी, लता चौक पर जगमग रोशनी आपको नजर आएगी और हर तरफ यहाँ पर रामधुन बज रही है, क्योंकि वो पल, वो क्षण नजदीक है जब रामलला के भव्य मंदिर पर ध्वज फहराया जाएगा, जो कि ये बताएगा कि किस तरीके से राम राज्य आ चुका है। राम राज्य की कल्पना की बात हमेशा से कही जाती थी और उसकी शुरुआत किस तरीके से हो चुकी है वो यहाँ पर नजर आएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, जो पताका होगी केसरिया रंग की होगी, त्रिकोणीय आकार की होगी, जो ये बताएगी कि सनातन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। समारोह के लिए भव्य तैयारियां लगातार जारी हैं। पहली बार ऐसा होगा जब श्री राम जन्मभूमि परिसर के मुख्य शिखर पर आधुनिक तकनीक और परंपरा का समन्वय कर ध्वजारोहण किया जाएगा। परसों के दिन वो होना है विवाह पंचमी का दिन। भगवान राम और माता सीता का विवाह उस दिन किया जाता है और इसीलिए जनकपुर को न्योता भी दिया गया है। ये कुछ लोग हैं जो दूर दूर से आए हैं, इनसे भी मैं बात कर लेती हूँ, कितने उत्साहित हैं। ध्वज फहराया जाएगा रामलला के मंदिर के ऊपर, कैसा लग रहा है? नहीं, ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा। जो भी सनातनी होगा उसको अच्छा ही लगेगा, अच्छी बात। आप लोग कहाँ से हैं? हम आए मथुरा से। क्या बात है। आप कहाँ से? हम मथुरा वृंदावन से हैं। ये हमारे फ्रेंड हैं उदय और हमारा नाम है राजीव। आप कहाँ से हैं? हमारा परशुरामपुर पड़ता है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। इससे पहले आए हैं कभी अयोध्या? बहुत बार आते हैं हम तो, रोज डेली आते रहते हैं। अयोध्या बदली हुई सी नजर आ रही है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। क्या बदला हुआ है? काफी बदलाव हुआ है यहाँ पर। ये अच्छी देखने के लिए सुकून है यहाँ पे और सभी जगह बड़े बड़े घाट बने हुए हैं, साफ सफाई है, ब्यूटिफिकेशन है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चेंजेस दिख रहे हैं, रोड का बनना, इसका घाट है, ये नया घाट भी इधर बना है, तो वो सब चीजें ऑब्वियसली अच्छी हुई हैं। मंदिर तो बन ही गया है, ऑब्वियसली भव्य एंड दिव्य। भव्य लगा मंदिर? बिल्कुल, ऑब्वियसली, नो डाउट। देखिए, सदियों तक याद रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इंतजार भी बहुत लंबा रहा है गीतिका, और इसीलिए वो इंतजार अब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा पहले ही हो चुकी है, लेकिन अब इस ध्वजारोहण के साथ ये बता दिया जाएगा, ये संदेश दे दिया जाएगा कि रामलला का मंदिर पूरी तरीके से बन चुका है। लंबा समय इसको लगा है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं रामलला के, राम दरबार के। आज मैं भी यहाँ आने के बाद रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंची। भव्य खूबसूरत राम दरबार है जिसके दर्शन हमने यहाँ पर किए हैं। हालांकि कल और परसों के दिन आम लोगों के लिए मंदिर बंद रहेगा पूरी तरीके से, क्योंकि गेस्ट का मूवमेंट यहाँ पर रहेगा। खास विशेष मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं। सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की जाएगी और पूरी अयोध्या को सजाया जाएगा। कल की जो तस्वीरें होंगी अद्भुत होंगी गीतिका, क्योंकि हर एक चौक चौराहे को लाइटिंग से, फूलों से सजाया जाएगा। राम मंदिर के मुख्य द्वार को सजाया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे। गीतिका। बिल्कुल गुंजन, जनकपुर की तस्वीरें भी हम थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरह से जनकपुर में तैयारियां चल रही हैं। राम जी का ससुराल कहा जाता है जनकपुर, और वहां की जो तस्वीरें आ रही हैं, वहां आज तिलकोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। अब विवाह की तैयारियां वहां चल रही हैं और जैसा कि जनकपुर में चल रहा है, एक उत्सव ऑलरेडी शुरू हो चुका है। विवाह में अभी टाइम है, लेकिन वहां उत्सव का माहौल है। तिलकोत्सव पूरा हो चुका है। तो अयोध्या में किस तरह की रौनक है, आज वहां क्या होने वाला है और कल क्या क्या होने वाला है, जरा उसके बारे में बताइए। कल सुबह कितने बजे से ध्वजारोहण की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो जाएंगी? पूजा पाठ, मंत्रोच्चार कितने बजे होगा, जरा उसकी डिटेल्स दे दीजिए। गीतिका, मंत्रोच्चारण लगातार चल रहा है पिछले 2 दिनों से। कल भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। तैयारियां चल रही हैं क्योंकि जब हम मार्गों से होकर गुजर रहे हैं तो अलग अलग चौराहों को सजाया जा रहा है। कल उनको अंतिम रूप दिया जाएगा, यानी कि जो भव्यता है वो कल देखने को मिलेगी। परसों का दिन बहुत ज्यादा खास है क्योंकि 12 बजे प्रधानमंत्री आएंगे, इसके साथ साथ खास मेहमान भी यहां आने वाले हैं और जब उस वक्त ध्वजारोहण होगा। मंदिर खूबसूरत बना है, भव्य तरीके से पूरे मंदिर को भी सजाया जाएगा। वहां पर तैयारियां चल रही थी जब आज हम मंदिर के अंदर गए थे, हमने रामलला के दर्शन किए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए, दिन बहुत ज्यादा खास है, हर एक सनातनी के लिए बहुत ज्यादा खास है। रामलला का एक बार हम सब दीदार करना चाहते थे। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वो भव्य दिव्य
तस्वीर प्रतिमा हमने देखी, लेकिन ये हर एक सनातनी के लिए बहुत बड़ा दिन है जब धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, जब धर्म ध्वजा लहराएगी राम मंदिर के ऊपर, और इसीलिए उसका इंतजार और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। आपको इंतजार है, हमारे दर्शकों को इंतजार है, और हम भी यहाँ पर अयोध्या में रहकर उस पल का इंतजार कर रहे हैं, इन तैयारियों को देख रहे हैं और उस पल के देशवासियों को उस पल का इंतजार है, उस क्षण का इंतजार है जब धर्म ध्वजा जो है अयोध्या में लहराएगी। और बेहद धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तैयारी सिर्फ अयोध्या में ध्वजारोहण की ही नहीं हो रही, बल्कि नेपाल के जनकपुर में भी प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह की तैयारियां भी हो रही हैं। कल धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया, तो आज तिलकोत्सव परंपरा का वैदिक रीति रिवाज से उसको निभाया गया। देखिए। विवाह पंचमी का पावन अवसर नजदीक आ रहा है, तो जनकपुर के जानकी मंदिर परिसर में जनक नंदिनी सीता जी के विवाह का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे परिसर में विवाह गीतों की मधुर धुनें गूंज रही हैं। महिलाओं के झुंड सिया सुकुमारी जी के विवाह उत्सव के शुभ अवसर के सिलसिले में मंगल गीत गा रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी माता सीता की जन्मभूमि जनकपुर में विवाह उत्सव की धूम है। माहौल में हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। 22 नवंबर को शाम 5 बजे से श्री रणभूमि मैदान में धनुष यज्ञ किया गया। तीसरे दिन जनकपुर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच में रणभूमि बरभीगा में धनुष यज्ञ का आयोजन रामायण काल की याद को ताजा करने के लिए किया जाता है, जैसा वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। इस भव्य कार्यक्रम में स्थानीय पुलिस प्रशासन और राजनेता के साथ बड़ी संख्या में सियाराम भक्त भी शामिल होते हैं। तेईस नवंबर यानी आज सुबह सुबह चुनरी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के अंतर्गत जनक नंदिनी माता सीता को जानकी मंदिर में नगर भ्रमण के बाद 111 मीटर की चुनरी भेंट की गई। बैंड बाजे के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं माता सीता की चुनरी लेकर चल रही थी और पूरा माहौल सीतामय दिख रहा था। आज ही जानकी मंदिर परिसर से लोग तिलकोत्सव के लिए श्री राम मंदिर गए, जिसकी शोभा देखते ही बन रही थी। जनकपुर में श्री सीताराम विवाहोत्सव से जुड़े कार्यक्रम विवाह पंचमी तक लगातार जारी हैं। इस सिलसिले में मुख्य आयोजन 24 नवंबर से शुरू होंगे। आपको बता दें कि त्रेता युग में भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता से हुआ था, जिनकी राजधानी तब जनकपुर थी। आज ये जगह भले ही नेपाल में है, लेकिन भारत और नेपाल दोनों देशों के राम भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए इसका महत्व राम नगरी अयोध्या से कम नहीं है। त्रेता युग से आज तक विवाह पंचमी के दिन जनकपुर में भव्य तरीके से भगवान राम और माता सीता का विवाह का आयोजन किया जाता है। इस बार इस सिलसिले में जनकपुर में 24 नवंबर को मटकोर की रस्म होगी, जिसके लिए 2 बजे दिन में लोग जानकी मंदिर परिसर से गंगा सागर जाएंगे। 25 नवंबर को 1 बजे दिन में रंगभूमि मैदान में स्वयंवर होगा। इसी दिन शाम 6 बजे से जानकी मंदिर परिसर शुभ विवाहोत्सव का आयोजन होगा, जबकि अगले दिन 26 नवंबर को सीता जी की विदाई से पहले 1 बजे दिन में जानकी मंदिर परिसर में राम कलेवा का आयोजन तय है। विवाहोत्सव के लिए जानकी मंदिर सहित पूरे जनकपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सनातन रीति रिवाज और विधि विधान से पूरे वैवाहिक कार्य को संपन्न करने की तैयारी है। विवाह पंचमी के उत्सव में शामिल होने के लिए नेपाल ही नहीं, भारत के भी हजारों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। यानी जनकपुर से अयोध्या तक उत्सव का दिव्य माहौल है, जिसका साक्षी बनने के लिए पूरी दुनिया तैयार है। जनकपुर से गणेश शंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देश के 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम बद्रीनाथ के शीतकालीन कपाट बंद होने की प्रक्रिया विधि विधान के साथ जारी है। कल 22 नवंबर 2025 को पंच पूजाओं के क्रम में दूसरे दिन भगवान आदि केदारेश्वर मंदिर और आदि गुरु शंकराचार्य जी के मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में 2 दिन और रह गए हैं। आज से खड़क पुस्तक पूजन के बाद शाम से वेद पाठ एवं ऋचाओं का पाठ पूर्णतः बंद हो गया। बद्रीनाथ धाम में 6 महीने तक कोई वेद पाठ नहीं होगा। 25 नवंबर को प्रातःकाल भगवान बद्री विशाल का विशेष पुष्प श्रृंगार, गाय के शुद्ध घी से निर्मित घृत कंबल उड़ाया जाएगा। इसके बाद रावल जी समस्त वैदिक विधि विधान के साथ कपाट बंद करने की पूजा संपन्न करेंगे। कपाट बंद होने के दिन करीब आ रहे हैं तो बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। सुबह से ही धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तप्त कुंड हो या मंदिर परिसर या बद्रीनाथ के बाजारों में रौनक, हर तरफ श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के खरगोन में महेश्वर के प्रसिद्ध अहिल्या घाट पर भव्य निमाड़ उत्सव का शुभारंभ हुआ। नर्मदा तट रंगीन रोशनी से जगमगा उठा। निमाड़ उत्सव में लखबीर सिंह लखा अपने भजनों से समा बांध चुके हैं। खरगोन में यह उत्सव 24 नवंबर तक चलेगा, जिसमें महेश्वर की ऐतिहासिक धरोहर और देवी अहिल्याबाई के योगदान की झलक दिखाई जाएगी। निमाड़ उत्सव के मौके पर जनप्रतिनिधियों समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक भी मौजूद थे। जिला प्रशासन ने महेश्वर को एक बड़ी सौगात भी इस मौके पर दी है, क्योंकि रोजाना शाम इस समय लाइट एंड साउंड सिस्टम पूरे किले पर दिखाई देगा, जो कि यहां पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। अगर कड़ाके की ठंड में कोई आपसे आम का रस खाने को कहे तो शायद आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है गुजरात के महिसाणा में। यहाँ बहुचराजी मंदिर में मार्गशीर्ष महीने में माता को आमरस का भोग लगाया जाता है, या यूं कहें कि हर कोई माता को आमरस चढ़ाता है और माता से आशीर्वाद मांगता है। इस परंपरा के पीछे भी अनोखी कहानी है, रिपोर्ट में देखिए। सर्दी का मौसम और आम रस का प्रसाद। थोड़ा आश्चर्यचकित होना बनता है, क्योंकि ऋतु चक्र के विपरीत अगर माता को आम रस का प्रसाद चढ़ाया जाता है तो किसी का भी हैरान होना स्वाभाविक है। लेकिन गुजरात के महिसाणा के प्रसिद्ध मंदिर बहुचराजी में ऐसा ही होता है। यहाँ सर्दी के मौसम में माता को आम रस का प्रसाद चढ़ाया जाता है। कई सालों से यहाँ पे हजारों भक्तों को ये शरद ऋतु में माँ बहुचर के प्रसाद के रूप में रस और रोटली का भोज दिया जाता है। ऐसे ही माँ बहुचर के कई सारे यहाँ पे परिचय है जो कि जग गया। मार्गशीर्ष महीने में माता बहुचर को आमरस का भोग लगाने की परंपरा करीब 350 साल पुरानी है। आज से 343 साल पहले 1732 में मार्गशीर्ष का महीना था और माता बहुचर के अनन्य भक्त थे वल्लभ भट्ट। वल्लभ भट्ट की मां का देहांत हो गया तो गांव के लोगों ने शर्त रखी कि अगर मां का मृत्यु भोज करना है तो सर्दी के मौसम में आमरस खिलाना पड़ेगा। उस जमाने कोल्ड स्टोरेज तो थे नहीं, तो ये काम असंभव था। वल्लभ भट्ट मुश्किल में पड़ गए, तो वो शर्त पूरी ना करने की वजह से गाँव छोड़कर निकल गए। कहते हैं तब उनकी मदद के लिए माँ ने स्वयं हाथ आगे बढ़ाया। कहा जाता है कि माँ बहुचर और नारंग संगवीर दादा ने स्वयं भट्ट जी का रूप लिया और पूरी जाति को भरी सर्दी में मीठा मधुर आम का रस और रोटी खिलाया। बस तभी से शुरू हुआ ये सिलसिला आज भी जारी है। तो माँ बहुचर के परम भक्त श्री वल्लभ भट्ट, जिन्होंने एक माता जी के भक्त के रूप में यहाँ पे अपना प्रस्थापित किया, उनको उनकी ज्ञातिजनों ने बोला कि ये अगर आपको ज्ञाति को भोज देना है तो आप ये जो शरद ऋतु है उसमें रस और रोटली के भोज दीजिए। तो ऐसे शरद ऋतु में आम का रस मिलना बहुत कठिन बात होती है, लेकिन वो माँ बहुचर के परम भक्त थे, उनको माता जी पे विश्वास था, तो उन्होंने तो माँ पे छोड़ दिया और स्वयं माँ बहुचर ने उनका रूप लेके यहाँ पे आके उनके ज्ञातिजनों को, पूरे ब्राह्मण ज्ञातिजनों को रस और रोटली के प्रसाद दी। सदियां बीत गई, लेकिन आज भी लोगों की मां में श्रद्धा बरकरार है। आज भी बहुचराजी में मार्गशीर्ष महीने में मां के मंदिर के पास उत्सव सा माहौल होता है। इस बार तो माता जी को 1800 लीटर आम का रस चढ़ाया गया। गांव की महिलाओं ने असंख्य रोटियां भी मां को अर्पित की।
कड़ाके की ठंड में केसरिया आम का रस, ऐसा अद्भुत दृश्य केवल और केवल बहुचराजी में ही हर साल देखने को मिलता है। मेहसाणा से महेश मिस्त्री के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई में ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 इवेंट में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने भारतीय सैनिक के साहस और बहादुरी का जिक्र करते हुए 26/11 आतंकवादी हमला, पहलगाम हमला और दिल्ली बम धमाके के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद पर कविता के जरिए बड़ा प्रहार किया। 26/11 पहलगाम आतंकी हमला और हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बेगुनाह लोगों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। और इन हमलों में शहादत पाने वाले हमारे वीर सुरक्षा कर्मियों को मेरा सादर नमन। आज देश के बहादुर सिपाहियों और जवानों के लिए मुझे कहा गया है ये 4 लाइनें कहना जो बहुत ही खूबसूरत हैं, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो, जब कोई पूछे तुमसे कि क्या करते हो, तो सीना ठोक कर कहना मैं देश की रक्षा करता हूं। पूछे अगर कोई कि कितना कमा लेते हो, हल्के से मुस्कुरा कर कहना 140 करोड़ लोगों की दुआएं कमा लेता हूं। और अगर मुड़कर फिर भी पूछे तुमसे कि कभी डर नहीं लगता, तो आंख से आंख मिलाकर कहना जो हम पे हमला करते हैं उनको लगता है। भारतीय सेना के जवान हरिद्वार के दुर्गम इलाकों में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। पश्चिमी कमान के इस युद्धाभ्यास को नाम दिया गया है राम प्रहार। राम प्रहार नाम के इस अभ्यास का मकसद पहाड़ी इलाकों में सेना की लड़ने की क्षमता, तकनीकी हुनर और तालमेल को और मजबूत करना है। इस बड़े अभ्यास में पहाड़ी युद्ध लड़ने वाली टुकड़ियां, स्पेशल फोर्सेस, टैंक जैसी गाड़ियां, तोपे, इंजीनियरिंग टीम, हेलीकॉप्टर्स और संचार यूनिट सब मिलकर हिस्सा ले रहे हैं। सेना का कहना है कि यदि दुश्मन अब किसी तरह की दुस्साहस या उकसावे वाला काम करता है तो पहले से कहीं ज्यादा कड़ा जवाब उसे दिया जाएगा। ये तैयारियां इसी उद्देश्य से की जा रही हैं। सेना के अलग अलग अंगों के बीच तालमेल को बेहतर करने और उन्नत तकनीक, रणनीति और भविष्य के युद्ध क्षेत्र के लिए तैयारियों को धार देने के लिए एक्सरसाइज राम प्रहार का आयोजन किया गया। ये अभ्यास पिछले 1 महीने से चल रहा था। इसमें सेना के तीनों अंगों ने भाग लिया। हरिद्वार में दुधाला, दयालवाला, झिलमिल झील रिजर्व फॉरेस्ट में संयुक्त सैन्य अभियान राम प्रहार में जल, थल और नभ सेना ने संयुक्त रूप से उन्नत तकनीक, रणनीति और भविष्य के युद्ध क्षेत्र के लिए तैयारियों को परखा। अभ्यास के दौरान सेना ने न केवल अपनी युद्ध क्षमता दिखाई, बल्कि जनता के प्रति अपनी संवेदना, फुर्ती, मानवीय जुड़ाव और सामरिक जिम्मेदारियों का भी प्रदर्शन किया। राम प्रहार ने यह साबित कर दिया कि भारतीय सेना भविष्य के युद्ध के लिए नवाचार, तकनीक, समन्वय और मनोबल के हर स्तर पर खुद को और मजबूत कर रही है। पश्चिमी कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने इस युद्धाभ्यास की समाप्ति पर कहा कि खड़क कोर की रैम डिवीजन की कठोर ट्रेनिंग पिछले 1 महीने से लगातार चल रही है। ये डिवीजन पश्चिमी कमांड की सबसे ताकतवर और महत्वपूर्ण इकाइयों में से एक है, जिसका मुख्य उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर पाकिस्तान के इलाके में घुसकर उनकी चौकियों को ध्वस्त करना और सामरिक बढ़त हासिल करना है। वेस्टर्न कमांड की ऑफेंसिव फॉर्मेशन है खड़गा कोर, उसका एक हिस्सा है। यानी इस डिवीजन का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहां पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहां पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। तो ये पूरी ट्रेनिंग और ये पूरी एक्सरसाइज उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए है। आज का युद्ध अत्यंत जटिल और तकनीक प्रधान हो चुका है। ऐसे में सैनिकों की ट्रेनिंग ही सबसे महत्वपूर्ण है। तकनीक तभी कारगर बनती है जब उसे चलाने वाला सैनिक पूरी तरह ट्रेंड हो। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कहा कि
एआई के आने से बहुत सुविधा हुई है और जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें एआई एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। इससे हमारे लड़ने की खासियत में इजाफा हुआ है। काफी कॉम्प्लिकेटेड है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़े रूप में लड़ाई में शामिल हो गई है और सभी प्लेटफॉर्म्स, टैंक्स, बीएमपीज, अटैक हेप्टर्स, एयरक्राफ्ट सभी लड़ाई का एक हिस्सा हैं। पर इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट के बावजूद भी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ट्रेनिंग। यानी कि हमारी इन सभी हथियारों को, इन सभी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने में महारत हासिल करना। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज हो रही है, जो आपने देखा, वो उसी का एक हिस्सा है कि किस तरीके से हम जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको अपनी ट्रेनिंग के जरिए और बढ़ा सकें। आज के युद्ध में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वर्तमान में तकनीक के बिना कोई युद्ध जीता नहीं जा सकता। इसलिए हर सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ गया है। इसलिए दुश्मन को चकमा देने के लिए अभ्यास और ट्रेनिंग जरूरी है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो भी सर्वेलेंस फीड आ रही हैं उनको डिसाइफर करना कि कहाँ पर दुश्मन है ज़्यादा तादाद में, कहाँ पर हमको काम करना है। तो कुछ टेक्नोलॉजी जो ग्राउंड पर हमको नज़र आती है, पर बहुत सी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में भी है जिस पर हम काम कर रहे हैं। पर इसके साथ एक चीज़ और है कि दुश्मन के पास भी टेक्नोलॉजी है। तो अभी हमें जो लड़ाई करनी है वो ये मान के चलना है कि दुश्मन के पास भी ड्रोन्स हैं, उसके पास भी इस तरह की टेक्नोलॉजी है। तो वो भी हमारी ट्रेनिंग में शामिल है कि किस तरीके से हम जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो ये मान के कर रहे हैं कि दुश्मन भी हमको रात के समय में देख रहा है, दुश्मन भी हमारी लोकेशन को पकड़ पा रहा है अपने ड्रोन्स के जरिए। तो उन सबको मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से हम ऑपरेशन करें, ये भी हमारी ट्रेनिंग में शामिल है। यानी कि अपनी ट्रेनिंग में अपनी टेक्नोलॉजी से बेहतर काम करना और दुश्मन की टेक्नोलॉजी को किस तरीके से विफल करना है, वो भी हमारी ट्रेनिंग में शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने यह भी बताया कि आखिर क्यों इस युद्धाभ्यास के लिए हरिद्वार को चुना गया। इस इलाके में पाकिस्तान के बॉर्डर पर कई नदियां हैं, इसे पार कर दुश्मन पर हमला कर नेस्तनाबूद करना आसान नहीं है। इसलिए रिवर क्रॉसिंग की तकनीक, उसकी प्रैक्टिस के लिए ये जगह मुफीद है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने अनोखी पहल की है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव जलाते हैं जिससे प्रदूषण होता है। उसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली की अलग अलग RWA को इलेक्ट्रिक हीटर्स देने का फैसला किया। इस पहल का उद्देश्य सर्दी के मौसम में खुला अलाव जलाने से होने वाले धुएं और प्रदूषण को कम करना है। ये छोटा सा कदम भी प्रदूषण नियंत्रण में बड़ी मदद साबित हो सकता है। इसके अलावा सड़कों पर जल छिड़काव और मैकेनिकल स्वीपिंग को और प्रभावी बनाने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों व औद्योगिक इकाइयों की निगरानी भी लगातार मजबूत की जा रही है। और अब बात क्रिसमस की। हालांकि अभी क्रिसमस में काफी दिन बचे हैं, लेकिन पुर्तगाल के लिस्बन में अभी से क्रिसमस सीजन का आरंभ हो गया है। शहर की सजावट देखते ही बन रही है। बेहतरीन लाइटिंग, शानदार आतिशबाजी, चमकता दमकता पुर्तगाल का लिस्बन शहर। जब हजारों लोगों के बीच जगमग हुआ आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री, तो मानो सारा जहां उजाले से भर गया। पुर्तगाल के लिस्बन में क्रिसमस सीजन का आगाज हो गया है। अभी से ही लोग क्रिसमस के रंग में रंगने लगे हैं, जबकि अभी क्रिसमस में 1 महीने से ज्यादा का वक्त है। शानदार LED लाइटिंग से लिस्बन शहर की सजावट की गई है। मशहूर कुमेसियो स्क्वायर की सुंदरता देखने के लिए भारी संख्या में लोग यहां उमड़ रहे हैं। क्रिसमस सीजन के आगाज के मौके पर लिस्बन में धमाकेदार आतिशबाजी भी की गई, जिसका मजा हजारों सैलानियों ने लिया। पुर्तगाल में क्रिसमस की तैयारियां नवंबर की शुरुआत में ही शुरू हो जाती हैं
और लोग दिसंबर के मध्य तक अपने घरों को सजाना शुरू कर देते हैं। यूरोप में पुर्तगाली परंपरा में मुख्य पारिवारिक आयोजन का दिन 24 नवंबर होता है, जिसमें लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और आधी रात तक जश्न मनाते हैं। पुर्तगाल में क्रिसमस का बेसब्री से लोगों को इंतजार रहता है। करीब 1 महीने तक ये उत्सव चलता है और पूरे उत्साह के साथ लोग इसकी तैयारी भी करते हैं और उत्सव का आनंद भी उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।